हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुडविल जीएस पर स्वागत है। और हम लोग मध्यकालीन भारत के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे हैं और दिल्ली सल्तनत के शासकों को पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके एक दास इल्तुतमिश को पढ़ लिया। और इल्तुतमिश के बाद जो है उसकी पत्नी के द्वारा एक उसका पुत्र जिसका नाम रुकनुद्दीन रहता है, रुकनुद्दीन को शासक बना दिया जाता है। चूंकि इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, तो उत्तराधिकारी घोषित करने के कारण कई तुर्क सरदारों ने मिलकर कई सरदारों ने मिलकर रजिया सुल्तान को उसकी गद्दी दिलवा देते हैं। और जब वह गद्दी पर बैठती है तो वह पूरी तरह से पुरुष परिधान में रहती है, यानी पुरुष वेश में रहती है। जो भी वो वस्त्र धारण करती है वो पुरुषों वाले होते हैं। पुरुषों के समान, यानी पुरुष शासक के समान वह शिकार करने जाती है और जो है तमाम प्रकार के ऐसी क्रियाएं करती है जिससे उसके अपने जो धर्मगुरु रहते हैं, मौलाना रहते हैं, वो उससे नाराज चलते हैं। ठीक है, नाराज हो जाते हैं और कई जगह पर रजिया सुल्तान का विद्रोह होता है। तो ये 1236 में शासक बनती है और 1236 से लेकर 39 तक इसका शासन है, यानी ये प्रॉपर गद्दी पर बैठती है। लेकिन 39 में विद्रोह अधिक हो जाता है और विद्रोह के कारण ये विद्रोह का दमन करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाती और अंततः 1940 में इसका शासन समाप्त हो जाता है। तो ये भारत की प्रथम महिला सुल्तान मानी जाती है और भारत की प्रथम महिला सुल्तान थी ये रजिया सुल्तान। बात समझ में आ रही? दिल्ली सल्तनत में यह तीसरी सफल शासक थी, यानी तीसरी, मतलब अगर शासकों में गिना जाएगा तो इसका स्थान तीसरा आएगा, क्योंकि पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश और उसके बाद फिर रजिया सुल्तान का। ठीक है, तो रजिया सुल्तान के से संबंधित हम कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। ठीक, रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी, यानी यह मध्यकालीन भारत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी। तो ऐसे में पूछा जाएगा कि भारत की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी, तो भी रजिया सुल्तान का नाम ही आएगा। ठीक है, सही उत्तर रजिया सुल्तान ही होगा। दूसरा बिंदु है कि रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया था, यानी इसने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुष परिधान धारण किया था। यानी पुरुषों के समान वस्त्र पहनकर ये सभा में जाती थी। ये आप इसका मतलब ये लगाएंगे। ठीक है, यानी महिलाओं को पर्दा में रहने का प्रचलन था, यानी महिलाओं को पर्दा में रखा जाता था, पर्दे में रखा जाता था। लेकिन इसने पर्दा प्रथा का त्याग किया। हालांकि ये जो है महिला थी, लेकिन जब शासक बन गई तो इसको जनता के समक्ष रिप्रेजेंट होना था, इसीलिए इसने पर्दा प्रथा यानी महिलाओं से संबंधित जो है प्रथा को त्याग कर पुरुष परिधान अर्थात पुरुषों जैसे वस्त्र धारण करके ये सभा में बैठती थी। ठीक है, इसके विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण यही माना जाता है। ठीक, तो तुर्क अमीरों और सेना में इसकी वजह से नाराजगी हो गई और जो है इसके जो धर्मगुरु थे उस समय, ठीक है, मौलाना और अन्य धर्मगुरु थे जो मुस्लिम समुदाय के, वो लोग इससे नाराज हो गए और नाराज होकर उन्होंने ही इसके खिलाफ जो है विद्रोह को भड़काया और इसके समय में विद्रोह होना शुरू हो गया। कुछ ही तथ्य हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, बस आपको 2-3 बिंदु मुख्य रूप से याद करने हैं। ठीक है, तो 1240 ईस्वी में
ईस्वी में, वैसे ये 1239 ही होगा लेकिन 1240 ही किताब में लिखा हुआ मिलता है। तो 1240 ईस्वी में भटिंडा के इक्तेदार अल्तुनिया ने, भटिंडा के इक्तेदार अल्तुनिया, भटिंडा के इक्तेदार अल्तुनिया ने, ठीक है, 1240 ईस्वी में भटिंडा के इक्तेदार अल्तुनिया ने रजिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया। रजिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया, ठीक है। और इस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया एक व्यक्ति याकूत, यानी रजिया याकूत के साथ मिलकर विद्रोह को दबाने का असफल प्रयास किया। दबाने का असफल प्रयास किया, ठीक है, विद्रोह को दबाने का इसने असफल प्रयास किया। और इस युद्ध में जो है याकूत मारा जाता है और रजिया को बंदी बना लिया जाता है। याकूत मार दिया जाता है और रजिया को बंदी बना लिया गया। और फिर इल्तुतमिश का एक बड़ा, मतलब इल्तुतमिश का एक पुत्र था जिसका नाम था बहराम शाह। बहराम शाह यानी ये इल्तुतमिश का पुत्र था। इल्तुतमिश का पुत्र यानी बहराम शाह को अमीरों ने अपना शासक घोषित कर दिया। अमीरों ने शासक घोषित कर दिया, ठीक है, घोषित कर दिया। तो 1236 में ये गद्दी पर बैठती है। 1236 में रुकनुद्दीन को हटाने के बाद 1236 में जब ये गद्दी पर बैठती है, ठीक है, तो इसने जो है लगभग 3 साल तक प्रॉपर रूप से अपनी राजगद्दी संभाली, सत्ता संभाली। लेकिन इसके अंदर जो है जो परिवर्तन था, इसने जो व्यवस्था बदली थी वो पर्दा प्रथा और पुरुष परिधान, ये व्यवस्था बदल दी थी। यानी पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुष परिधान धारण कर लिया था। 1240 में इसके समय में भटिंडा के इक्तेदार अल्तुनिया ने रजिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसके बाद रजिया और याकूत ये दोनों मिलकर और इस विद्रोह को दबाने के लिए गए। दोनों के मध्य युद्ध हुआ। रजिया असफल हो गई, याकूत मारा गया तथा रजिया को बंदी बना लिया गया, ठीक है। और बंदी बनाने के बाद बहराम शाह को अमीरों ने, यानी जो तुर्क अमीर थे और अन्य सरदार लोग थे, उन लोगों ने बहराम शाह को वहां का शासक नियुक्त कर दिया। अब यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान देनी है कि उन अमीरों में, ठीक है, उन अमीरों में एक बलबन भी था, ठीक, उन अमीरों में बलबन भी था जो आगे चलकर बलबन शासक बन जाता है। तो चलिए, बलबन भी था, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो जब भटिंडा से रजिया को दिल्ली लाया जा रहा था, ठीक है, तो रास्ते में ही रजिया की हत्या कर दी जाती है। यानी भटिंडा से दिल्ली लाते समय रजिया की हत्या कर दी गई, ठीक है। इस तरह बहराम शाह 1240 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बहराम शाह
1240 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, और बहराम शाह जो है निहायत ही स्त्री लोलुप, ठीक है, आलसी प्रमादी व्यक्ति था, बड़ा पुत्र था ये, तो इसको तुर्क सरदारों ने फिर से हटा दिया। ठीक है, और इसके स्थान पर बलबन की सहायता से, ठीक, इल्तुतमिश के सबसे छोटे पुत्र नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया गया। यानी 1246 ईस्वी में बलबन की सहायता से इल्तुतमिश के सबसे छोटे पुत्र नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया गया, सुल्तान बना दिया गया। ठीक है, यानी 1246 ईस्वी में बहराम शाह को गद्दी से उतारकर और बलबन की सहायता से इल्तुतमिश के सबसे छोटे पुत्र नसरुद्दीन महमूद को शासक बना दिया जाता है, सुल्तान बना दिया जाता है। और जो है नसरुद्दीन महमूद के समय में बलबन स्वयं नायब का पद धारण करता है। बलबन ने स्वयं नायब का पद धारण किया था, नायब का पद धारण किया था। तो नायब का मतलब क्या हो गया, ये दूसरा महत्वपूर्ण पद होता था सुल्तान के बाद, नायब का। ठीक है, नायब का पद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद होता था, और आप ये कह सकते हैं कि यही प्रधान शासक होता था किसी सुल्तान के बाद। ठीक है, नायब का पद जो धारण करता था वही प्रधान शासक होता था सुल्तान के बाद, सबसे मुख्य शासक यही होता था। तो बलबन स्वयं को नायब बनाना उचित समझा, और नासिरुद्दीन के बाद जो है वही शासन सत्ता संभाल रहा था दिल्ली सल्तनत की। और कब तक इसने संभाली, तो 1266 ईस्वी तक, यानी 1266 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई। महमूद की मृत्यु के बाद बलबन स्वयं शासक बन गया, बलबन स्वयं दिल्ली का सुल्तान बना। दिल्ली का सुल्तान बना। ठीक है, और कब बना, 1266 ईस्वी में। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि इल्तुतमिश के बाद कितने लोग आए और लोगों ने कितने समय तक शासन किया। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन आता है, 6-7 महीने मुश्किल से वो शासन उसका रहता है। कुछ लोग बताते हैं कि 6-7 महीने नहीं था, 15 से 20 दिन था। कुछ इतिहासकार 6-7 महीने प्रमाणिक मानते हैं, तो 6-7 महीने मान के चलना है। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक रहती है। रजिया सुल्तान के बाद जो है कौन आता है, तो बहराम शाह 1240 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। बहराम शाह को उतार दिया जाता है दिल्ली की गद्दी पर से, क्योंकि यह जो है काफी भोगी विलासी आलसी आदमी था, तो इसको उतार कर 1246 ईस्वी में बलबन की सहायता से एक दूसरे पुत्र यानी इल्तुतमिश के सबसे छोटे पुत्र नसीरुद्दीन महमूद को शासक बना दिया गया। और नासिरुद्दीन महमूद जब शासक बना रहा तो यह भी उसी तरह से नेचर में था, लेकिन फिर भी बहराम शाह से कुशल था, क्योंकि इसके पीछे बलबन जैसे, ठीक है, बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति का हाथ था। तो बलबन ने इसके समय में नायब का पद धारण किया हुआ था और शासन सत्ता को चला रहा था। जब 1266 ईस्वी में जो है नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है, तो बलबन स्वयं शासक बन जाता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का स्वयं सुल्तान बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरह से रजिया सुल्तान के बाद आप देखेंगे तो इल्तुतमिश के
कई जो 4 पुत्र थे, तो इल्तुतमिश के चारों पुत्र लगभग कुछ-कुछ समय के लिए, थोड़े-थोड़े समय के लिए शासक बनाए गए और उनमें से किसी की हत्या कर दी गई, किसी को जो है पद से हटा दिया गया, उतार दिया गया। तो देखो, जो अंतिम शासक था इल्तुतमिश का, जो है अंतिम पुत्र, जिसको आपने अभी देखा कि नासिरुद्दीन महमूद, तो कुछ इतिहासकार उसका पौत्र बताते हैं इल्तुतमिश का इसे, और कुछ इतिहासकार उसका सबसे छोटा पुत्र बताते हैं। तो मैटर ये करता है कि जो है अंतिम शासक कौन था, जो इल्तुतमिश का या इल्तुतमिश के वंश का अंतिम शासक था, वो कौन था? तो याद रखना है, नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है। रजिया सुल्तान के बाद जो है बहराम शाह शासक बनता है, जो 42 तक ही रहता है। उसके बाद जो है एक दूसरा शासक आ जाता है मुइजुद्दीन के नाम से, उसको शासक बना दिया जाता है। और फिर उसके बाद ये आता है, क्या नाम था इसका, नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद 46 में शासक बनता है और 65 तक रहता है। और इसकी मृत्यु के बाद जो है गयासुद्दीन बलबन, जो कि इलबारी तुर्क था, शासक बन जाता है। ठीक है। तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक। तो द्वितीय इलबारी वंश था बलबन का। ठीक है। तो गयासुद्दीन या गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन जो है कब से कब तक शासन सत्ता संभालता है? तो 1266 से 1286 ईस्वी तक, यानी 20 वर्षों तक। 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक। 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक। तो देखो, जब यह नायब के तौर पे नियुक्त हुआ था, ठीक है, नायब बना था, प्रथम इलबरी वंश का नायब बना था, तो इसने बहुत सारे महत्वपूर्ण काम किए थे नायब के पद पर रहते हुए। ठीक है। हिंदुओं की बढ़ती हुई शक्ति को रोका था इसने, और तमाम प्रकार की प्रथाएं, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं लगाई थी। इसने जो है मेवातियों का दमन किया था। इसने जो उस समय आक्रमण हुए थे बाहरी, जो है जिसको क्या कहते हैं, हाँ, मंगोल आक्रमण हुए थे, मंगोल आक्रमणों का सामना किया था। तो इसके पास अनुभव था, बहुत ज्यादा अनुभव था। ठीक है। शासन सत्ता संभालने का, युद्ध करने का। तो अमीरों की सहायता से या अन्य लोगों की सहायता से ये शासक बन जाता है गयासुद्दीन बलबन। इसने उपाधि धारण की थी उलूग खां। उपाधि उलूग खां। ठीक है। उलूग खां की उपाधि धारण की थी। ठीक है। और उलूग खां उपाधि किसने दिया था? तो वही नसरुद्दीन महमूद ने दिया था उलूग खां की उपाधि इसको। फिर उसके बाद इसने एक और खिल्ली इल्लाह या जिल्ली इल्लाह, सॉरी खिल्ली नहीं, जिल्ली इल्लाह, खिल्ली नहीं है, जिल्ली इल्लाह, अर्थात ईश्वर का प्रतीक या प्रतिबिंब, ईश्वर का प्रतिबिंब कहते हैं इसको, उपाधि धारण की थी। ठीक है। इसने ईश्वर का प्रतिबिंब की उपाधि धारण की थी। उसके बाद गयासुद्दीन ने नाम जो है अपना खुद रखा था, बलबन ने। राज्यारोहण के बाद, यानी शासक बनने के बाद, इसने अपना नाम गयासुद्दीन रखा और एक अन्य उपाधि रखी, नियाबत ए खुदाई। एक अन्य उपाधि थी नियाबत ए खुदाई। ठीक है। और इसका वंश कौन सा था या जाति कौन सी थी? तो इलबरी तुर्क। इलबरी तुर्क। तो इसको हम कह सकते हैं कि यह दूसरा इलबरी वंश का शासक था। ठीक है। यह द्वितीय इलबरी वंश का शासक था, ये इलबरी तुर्क। तो इसको जो है उलूग खां के नाम से जाना जाता है। इसने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था जिल्ली इलाह। इसका मतलब ईश्वर का प्रतिबिंब होता है। और जब ये शासक बनता है तो गयासुद्दीन या गियासुद्दीन नाम की उपाधि धारण करता है। उलूग खां जो उपाधि दी गई नसरुद्दीन महमूद के द्वारा दी गई। और नियाबत ए खुदाई, ठीक है, नियाबत ए खुदाई की उपाधि इसने धारण की थी। जात इसकी कौन थी? इलबरी तुर्क था ये, इलबरी तुर्क। ठीक है। तो जिल्ली इलाही
या जिल्ले इलाह ईश्वर का प्रतिबिंब, और नियाबत एक खुदाई का मतलब होता है, ठीक है, कि दैवीय अधिकारों का स्वामी, ठीक है, दैवीय अर्थात ईश्वरीय अधिकारों का स्वामी, नियाबत एक खुदाई। जात इसकी इलवरी तुर्क थी, और वंश था इसका वंश, ठीक है। एक लेखक रहे हैं जिनका नाम था फिरदौसी, ठीक है। फिरदौसी की शाहनामे के अनुसार, फिरदौसी के शाहनामा के अनुसार, ठीक है, बलबन का जो वंश था वो अफरासियास या अफरासियान वंश था। अफरासियान, ठीक है, सियान है या सियाब है, सियाब लिख लो, वंश। फिरदौसी के शाहनामा के अनुसार बलबन अफरासियाब वंश का था, ठीक है, ये अफरासियाब वंश का व्यक्ति था। तो इस तरह से आपको इसके वंशज के बारे में पता चल गया, ठीक है। और जो है इसने चालीसा दल यानी तुर्कान ए चहलगामी को समाप्त कर दिया, यानी बलबन ने तुर्कान ए चहलगामी, जिसको चालीसा दल कहते हैं, किसने शुरू किया था? तो इल्तुतमिश ने चालीसा दल को समाप्त कर दिया था, ठीक है। इसने चालीसा दल को समाप्त कर दिया था, और इसने ईरानी उत्सव नौरोज की शुरुआत की थी भारत में, यानी बलबन ने ईरानी उत्सव नौरोज की शुरुआत की थी। नौरोज का मतलब क्या होता है? नया वर्ष, ठीक है, यानी नए वर्ष के अवसर पर ये ईरानी उत्सव मनाया जाता था, नौरोज। तो इसकी शुरुआत किसने करवाई थी? तो बलबन ने शुरुआत करवाई थी भारत में, ठीक। तो जो भी तथ्य हैं उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जब ज़्यादा वीडियो ज़्यादा हो जाता है वीडियो और तथ्य अधिक हो जाते हैं तो लोगों को बड़ी समस्या होती है याद करने में, पढ़ने में। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक। और चलते चलते एक बात कहनी है कि जो है रुकना आपका काम नहीं, बढ़ते रहना है। रुकना आपका काम नहीं, बढ़ते रहना है। जो रुक गया वो रुक गया, बस आपको लड़ते रहना है। यानी कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी संकट आए, आपको आगे बढ़ते ही रहना है, ठीक है। जो रुक जाता है उसको कुछ मिलता नहीं है, और हमें आगे बढ़ते ही जाना है। तो इन्हीं बातों के साथ और इन्हीं तथ्य के साथ आज मेरी क्लास या हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।